हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलिंगम डायग्राम के बारे में। तो मेटलर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है इलिंगम डायग्राम। अगर आपको एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी बहुत अच्छे से समझना है तो विदाउट इलिंगम डायग्राम आप नहीं समझ सकते। तो ये एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का 5th वीडियो है। इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाया है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि ये जो वीडियो इलिंगम डायग्राम वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलिंगम डायग्राम है क्या। ठीक है, तो इलिंगम डायग्राम एक डायग्राम है या बोल सकते हो कर्व है, किसके किसके बीच, डेल जी फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर के बीच। ठीक है, डेल जी और टेम्परेचर के बीच। ये देखो इधर आपको क्या बता रहा है, ये डेल जी को बता रहा है फ्री एनर्जी चेंज, और ये वाला एक्सिस आपको बता रहा है टेम्परेचर को। ठीक है, आप इसी डायग्राम में देखो बहुत सारे लाइंस दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 ऐसा लाइन। तो ये जो लाइन है ना वो ऑक्साइड की लाइन है। जैसे सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फिर Al2O3 है। तो अलग अलग ऑक्साइड को हम क्या किए हैं, इसी में अरेंज किए हैं। ठीक है, तो इसके डेल जी के हिसाब से, मतलब इस कंपाउंड के डेल जी के हिसाब से, जैसे कि कैल्शियम मान लीजिए बना होगा इस रिएक्शन से, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब हुआ होगा तो इस रिएक्शन की डेल जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू के हिसाब से इसको हमने प्लेस किया है इस डायग्राम में। जैसे ये नीचे प्लेस हुआ है, मतलब इसका फ्री एनर्जी चेंज इस रिएक्शन के लिए कम है, इसलिए ये नीचे है। ठीक है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो उसका फ्री एनर्जी चेंज थोड़ा सा ऊपर होगा, तो हमने ऊपर प्लेस किया है। तो उस कंपाउंड के जो ऑक्साइड है ना, उसके कंपाउंड को फ्री एनर्जी के बेस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग ऑक्साइड को प्लेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखाई, 3 टाइप की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। एक लाइन जो है ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, देखो। दूसरी लाइन जो है ये नीचे आ रही है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये देखो, ये जो लाइन नीचे आ रही है ना, वो CO की लाइन है। ठीक है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है। और एक लाइन जो है वो एकदम सीधी जा रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है, ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की लाइन है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप की लाइन है। एक लाइन जो ऊपर जा रही है सब मेटल ऑक्साइड की लाइन है, जो ऊपर की ओर जा रही है। एक जो नीचे आ रही है वो CO की लाइन है, और एक जो सीधी जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लाइन है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि इलिंगम डायग्राम कैसे बन रहा है, कैसे कोई लाइन ऊपर जा रही है, कैसे कोई लाइन नीचे आ रही है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है इलिंगम डायग्राम का, और क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, सब सारी चीज़ों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। इलिंगम डायग्राम मतलब बना कैसे है। ठीक है, कैसे कोई लाइन ऊपर, कैसे कोई लाइन नीचे जा रही है। तो आपको पता है कि फ्री एनर्जी जो है, फ्री एनर्जी डेल जी, इसका इक्वेशन है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये फ्री एनर्जी चेंज का इक्वेशन है। यहाँ पे डेल एच जो है ना एंथैल्पी चेंज है। ठीक है, टी जो है टेम्परेचर है, और डेल एच जो है वो एंट्रोपी चेंज है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए। अब ये जो इक्वेशन है डेल जी का इक्वेशन, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना उससे कंपेयर करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको हिंदी में सरल रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो किसी भी लाइन का ये इक्वेशन है। तो ये लाइन का इक्वेशन कैसे है, तो y और x इसमें ना एक्सिस है। जैसे कोई ऐसे एक्सिस हम बनाएंगे ना, तो उसमें ये y एक्सिस इधर है और ये x एक्सिस है, तो इसमें से y और x जो है वो एक्सिस है। अब बात आती है कि m क्या है। तो m जो है ना स्लोप को बताता है। स्लोप क्या है, जैसे कोई लाइन कितने स्लोप में, जैसे ये एक लाइन है तो इसका स्लोप का एंगल ये हुआ है ना, ये है तो ये इसका स्लोप हुआ। जैसे ये लाइन है तो इसका स्लोप ये हुआ। तो देख सकते हो कि ये वाले का स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है। तो इसका स्लोप क्या होगा वो कौन बताता है, ये m बताता है। ठीक है, अब तीसरा है सी क्या है, सी है इंटरसेप्ट। सी क्या है, इंटरसेप्ट, मतलब ये जो लाइन है ना वो एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस मान लीजिए लाइन ऐसे गया, तो ये जो लाइन है ना वाई को इस एक्स यहाँ पे काट रहा है, तो इसका इंटरसेप्ट मान लीजिए एक और लाइन है ऐसे, तो ये यहाँ पे काट रहा है, लाइन 1 यहाँ पे काट रहा है, तो इसका सी ये होगा। और ये वाला लाइन क्यों है, यहाँ पे काट रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए इंटरसेप्ट होगा। तो सी क्या बता रहा है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट में क्या है, वाई की वैल्यू सी के बराबर में। जैसे ये लाइन जो है वाई को यहाँ पे काट रहा है, मतलब यहाँ इसको बोलते हैं सी इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो पॉइंट पे जो वाई की वैल्यू होगी ना वही सी की वैल्यू होगी, वो क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब इसी को चलिए इसी लाइन इक्वेशन को अपने फ्री एनर्जी इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। तो वाई इज इक्वल टू
सी प्लस एम एक्स प्लस सी है, बट यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं इसको पहले लिख दिया है, ठीक है, वही चीज़ है। अब कंपेयर करिए तो y और डेल जी एक है, मतलब ठीक है, y एक्सिस क्या होगा, डेल जी होगा, उसके बाद x, तो यहाँ पे जो x है ना वो t है, ठीक है, तो y क्या है, डेल जी है, मतलब जो y एक्सिस है उसमें क्या बनेगा, फ्री एनर्जी आएगा, और जो x है वो t है, मतलब x एक्सिस में आपका क्या आएगा, टेम्परेचर, तो वही डायग्राम बनेगा ना, इलिंगम डायग्राम, डेल जी और t के बीच, ठीक है, इलिंगम डायग्राम बन गया ना, इधर डेल जी हुआ और इधर टेम्परेचर हुआ। अब ये जो c है वो क्या बता रहा है, c किसके साथ कंपेयर हो रहा है, किसके इक्वल है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट कौन बताएगा, एंथैल्पी चेंज बताएगा, किसी ऑक्साइड का जो लाइन का जो इंटरसेप्ट वो कौन बताएगा, एंथैल्पी चेंज को बताएगा। और इसका जो स्लोप है m, वो कौन बता रहा है, ये बता रहा है माइनस डेल एस, मतलब जो स्लोप कौन बताएगा आपका, एंट्रोपी चेंज उसका स्लोप बताएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ऑक्साइड की लाइन ऐसे गई है, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड की लाइन है, तो ये जो इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है ना, ये इसका डेल एच को बताएगा इंटरसेप्ट, और ये जो लाइन का जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है इसको कौन बताएगा, एंट्रोपी बताएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम, ये आपको समझ में आ गया, चलिए अब हम समझते हैं कि कोई लाइन ऊपर जा रही है क्यों, कोई लाइन नीचे क्यों जा रही है, ये अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, 2-3 केस लेते हैं कि ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है और बाकी का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, ठीक है। तो उसके जानने के लिए हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, मान लीजिए ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो हर मेटल ऑक्साइड का ऐसी रिएक्शन होगा कि उसका मेटल होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और उसका ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में है, और जो मेटल ऑक्साइड बना ये भी सॉलिड के फॉर्म में है। अब इस रिएक्शन के लिए क्या करो आप, एंट्रोपी चेंज निकालो, इस रिएक्शन के लिए क्या निकालो, एंट्रोपी चेंज। उससे पहले ये चीज़ जान लो कि गैस की एंट्रोपी जो है ना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस में एटम्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, मतलब इसका जो रैंडमनेस है, गैस का जो रैंडमनेस है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। उसके बाद होती है लिक्विड की एंट्रोपी, है ना, इसमें भी एटम्स के बीच उतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता, तो इसमें भी रैंडमनेस ज़्यादा होता है। और सबसे कम होती है सॉलिड की एंट्रोपी, तो सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है ना, सबसे लोएस्ट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो, गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, और उसके बाद सबसे कम होती है सॉलिड की एंट्रोपी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिखा था, रिएक्शन 2m + O2 = 2MO, है ना, ऐसा मतलब लिखा था मेटल ऑक्साइड। तो इसमें एंट्रोपी चेंज आप निकालने के लिए क्या देखो, रिएक्टेंट के साइड में देखिए एक गैस है, प्रोडक्ट के साइड में कोई गैस है क्या, प्रोडक्ट के साइड में कोई गैस नहीं है, तो गैस का जो क्या हो रहा है, अमाउंट जो है इधर 1 है और इधर जाके वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, गैस करता है। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज निकालो इस रिएक्शन के लिए, डेल एस एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट में कितना गैस है, 0 है गैस, तो यहाँ की एंट्रोपी मैं क्या मान लेता हूँ, 0। किधर की, प्रोडक्ट की एंट्रोपी को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब रिएक्टेंट साइड देखो एक गैस है, तो सॉलिड की एंट्रोपी को मैंने तो 0 मान लिया था, तो गैस की एंट्रोपी को क्या मान लिया मैंने, 1। तो ये क्या हो गया, डेल एस की वैल्यू क्या आ गई, -1। एंट्रोपी चेंज क्या आ गया, एंट्रोपी चेंज मेटल ऑक्साइड के लिए -1 आ गया, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इक्वेशन आपका देखो, डेल जी इज इक्वल टू क्या है, डेल एच माइनस टी डेल एस है। तो मेटल ऑक्साइड के केस में क्या हो रहा है कि जो डेल एस क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी, फिर डेल एस नेगेटिव आ रहा है तो माइनस डेल एस, तो ये नेगेटिव जब ये बाहर निकलेगा अपने ब्रैकेट से तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल एस, ठीक है, प्लस टी डेल एस हो गया। मतलब क्या हुआ, अब एंट्रोपी अगर बढ़ेगी, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, अगर मैं एंट्रोपी डेल एस को बढ़ाता हूँ तो आपका डेल जी भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस में है ना, यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है। तो अगर आप एंट्रोपी को बढ़ाओगे इसको, तो ओवरऑल डेल जी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। मतलब इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो आप इलिंगम डायग्राम में आप कि जितने भी मेटल ऑक्साइड है ना,
जितने भी मेटल ऑक्साइड है उसकी लाइन नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। अब देखो कोई नीचे क्यों है, क्योंकि उसका जो फ्री एनर्जी चेंज है, कैल्शियम ऑक्साइड का फ्री एनर्जी चेंज ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए वो नीचे की ओर है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी चेंज के बेस पे हमने उसको प्लेस किया है, अलग अलग फ्री एनर्जी के बेस पे वो ऊपर और नीचे है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि जो CO की लाइन है वो क्यों ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। तो देखो उसके लिए आप CO का रिएक्शन पहले लिखो। CO मतलब बना कैसे होगा, दो कार्बन जो है क्या किया होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया होगा, तो उससे क्या बना होगा, CO बना होगा। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ है, 2 मोल कार्बन रिएक्शन किया 1 मोल ऑक्सीजन से, और क्या बना, 2 मोल आपका CO बन गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट के साइड में एक ही गैस है ऑक्सीजन, और जबकि प्रोडक्ट के साइड में जो है 2 गैस है, 2 मोल गैस है। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्रोपी चेंज निकालो, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के साइड में आपको 2 गैस दिख रहा है, 2 मोल गैस दिख रहा है, तो प्रोडक्ट के साइड में 2, माइनस रिएक्टेंट के साइड में केवल एक ही गैस है ऑक्सीजन, 1 मोल गैस है, तो 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर +1 में आ गया। तो डेल एस यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव में आ गया। डेल एस किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया CO के लिए। अब इक्वेशन देखो, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इस इक्वेशन में अगर डेल एस पॉजिटिव ही रहता है ना, तो डेल एच माइनस टी डेल एस होगा, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है, ये पॉजिटिव आया तो माइनस ही रहेगा। तो इस केस में देखो, अगर आप एंट्रोपी को बढ़ाते हो, अगर आप इस टर्म को बढ़ाओगे एंट्रोपी को, तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से फ्री एनर्जी चेंज क्या होगी, घटेगी। फ्री एनर्जी चेंज घटेगी कि नहीं घटेगी, मतलब ये वाला टर्म चेंज होगा, बढ़ेगा, तो डेल जी का क्या होगा, कम होगा माइनस की वजह से। इसलिए वो जो लाइन है ना, CO की लाइन क्या हो रही है, नीचे की ओर क्यों आ रही है, CO की लाइन नीचे की ओर क्यों आ रही है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो डेल जी की वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेल जी की वैल्यू घट रही है, इसीलिए इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव जा रहा है। स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव, मतलब स्लोप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसके लिए एंट्रोपी चेंज प्लस में था इसलिए। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंडीशन। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ध्यान दीजिए, इसमें 1 मोल कार्बन जो है 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रोडक्ट के साइड में 1 मोल गैस है और रिएक्टेंट के साइड में भी 1 मोल गैस है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के पास भी एक गैस, प्रोडक्ट के पास भी एक गैस। तो इस केस में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट भरोगे तो 1 माइनस 1, तो इसका एंट्रोपी क्या हो गया, 0 हो गया। एंट्रोपी चेंज कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप इक्वेशन देखिए, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो डेल एस क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, टी डेल एस वाला टर्म है ना 0 हो गया। मतलब अब इसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं रहा, टेम्परेचर भी 0 हो चुका है, मतलब अब टेम्परेचर कुछ भी रखो, ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच बस बचेगा। मतलब ये जो लाइन है वो अब टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये लाइन एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, ये लाइन एकदम क्या होगा, सीधा जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी 0 हो गई, मतलब ये लाइन अब टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये लाइन एकदम ऐसे सीधा जाएगा। मतलब यहाँ पे जो डेल जी की वैल्यू होगी ना, वही इसकी डेल एच की वैल्यू होगी, एकदम सीधे जाएगी ये लाइन। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई लाइन ऊपर क्यों जा रही है, कोई नीचे क्यों आ रही है, और कोई सीधी क्यों रह रही है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं हमको क्या क्या जानकारियाँ, क्या क्या इंपॉर्टेंस, मतलब आपको जानकारी यहाँ पे मिलती है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी मिलती है ना, वो है कार्बोथर्मिक रिडक्शन के लिए। ठीक है, वो क्या जानकारी मिलती है, कार्बोथर्मिक रिडक्शन के लिए। अब एक चीज़ आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये चीज़ बताऊँ आपको। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जिस रिएक्शन का डेल जी जो है नेगेटिव होता है, जिस रिएक्शन का डेल जी नेगेटिव होता है वही रिएक्शन फिजिबल होता है या वही रिएक्शन पॉसिबल है। तो डेल जी का नेगेटिव होना ज़रूरी है किसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिए कि जिसका फ्री एनर्जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का डेल जी की वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए डेल जी की वैल्यू -500 है। ठीक है, वही मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की -400 है। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का डेल जी की वैल्यू कितना है, -500, मतलब ज़्यादा माइनस में है, और मैक्सिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड की -400 है, मतलब कम है।
तो ऑक्साइड की वैल्यू जितनी ज़्यादा माइनस में होगी ना, वो ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी डेल जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, इन दो चीज़ों को आप हमेशा याद रखो, तभी ये आपको आगे का चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अब कार्बोथर्मिक रिडक्शन के बारे में क्या जानकारी देता है ये? कार्बोथर्मिक रिडक्शन के बारे में क्या जानकारी देता है कि किस टेम्परेचर पर आपका कार्बन जो है वो किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, इसकी जानकारी देता है। ठीक है, मतलब जब आप कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करोगे, जैसे कोई मेटल ऑक्साइड, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं हम, ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, वहाँ पे कार्बन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। हम कोक डालते हैं, कोक क्यों डालते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए डालते हैं। तो वो कार्बन मेटल ऑक्साइड को, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड को, हेमेटाइट को किस टेम्परेचर में रिड्यूस करेगा कार्बन, उसकी जानकारी हमको इलिंगम डायग्राम से ही मिलती है। ठीक है, तो इलिंगम डायग्राम में केवल Fe2O3 की नहीं, हर मेटल ऑक्साइड का जानकारी मिलता है कि वो मेटल ऑक्साइड को जब आप कार्बन से रिड्यूस कराओगे तो किस टेम्परेचर में वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ये जानकारी आपको मिलती है। तो किस टेम्परेचर में होगा आप कैसे जानोगे, देखिए मान लीजिए कोई मेटल ऑक्साइड की लाइन क्या कर रही है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, जैसे ये Al2O3 की लाइन है, नीचे से क्या कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है। दूसरा मैग्नीज ऑक्साइड की लाइन भी ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, और इसमें ध्यान दो कैल्शियम ऑक्साइड की लाइन क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड की लाइन है ना, मेटल ऑक्साइड की लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगा, जैसे यहाँ पे देखो Al2O3 की लाइन ऐसे जा रहे हैं और मेटल ऑक्साइड की, सॉरी कैल्शियम जो CO की लाइन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये CO की लाइन Al2O3 को कहाँ पे काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, इंटरसेप्ट पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट पे आपको जो टेम्परेचर मिलेगा ना, जैसे यहाँ पे ये आपको टेम्परेचर मिला 2000 डिग्री सेल्सियस, तो इतना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा 2000 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको Al2O3 को जो Al2O3 है उसको अगर रिड्यूस कराना है थ्रू कार्बन, तो इतना टेम्परेचर मिनिमम आपको देना पड़ेगा, कितना, 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने रिएक्शन लिख रखा है, Al2O3 एल्यूमिना को अगर आप रिड्यूस कराना है CO से, है ना, CO या कार्बन, CO से मान लो, CO से अगर आपको रिड्यूस कराना है तो आपको मिनिमम कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा ना उतना आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो मैग्नीज ऑक्साइड का, देखो मैग्नीज ऑक्साइड की लाइन ऐसे जा रहा है, CO की लाइन ऐसे, तो इसको यहाँ पे काट रहा है CO की लाइन, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको देख लेना है, तो यहाँ पे कितना है, 1400। तो अगर आपको मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस कराना है थ्रू CO या कार्बन, तो आपको कितना देना पड़ेगा टेम्परेचर, मिनिमम 1400 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, ऑक्साइड की लाइन को देखोगे और देखोगे कि CO की लाइन उसको किस टेम्परेचर में काट रही है, तो जिस टेम्परेचर में भी काटेगी ना, वो क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे कार्बोथर्मिक रिडक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो जो ब्लास्ट फर्नेस के केस में हम लोग, मैं जो बात कर रहा था ना, जो आपका आयरन ऑक्साइड है ब्लास्ट फर्नेस में हम रिड्यूस करते हैं, तो कितना टेम्परेचर मिनिमम वहाँ पे रखना है आपको इसी ग्राफ से मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, हेमेटाइट का लाइन कहाँ है यहाँ पे, या आयरन ऑक्साइड की लाइन कहाँ पे है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन Fe2O3 की लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, देखो ये वाली लाइन, ये ऐसे यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ये लाइन ऐसे यहाँ पे जा रही है, Fe2O3 की लाइन, यहाँ पे CO की लाइन यहाँ पे कट कर रहा है कहीं पे। तो इसी पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे ना, यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो लगभग 700 के आसपास कुछ मिलता है। तो इस पॉइंट का आपको टेम्परेचर देखना है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, हेमेटाइट के कार्बोथर्मिक रिडक्शन का टेम्परेचर पॉइंट होगा। वो मिनिमम टेम्परेचर आपको मेंटेन कर रहा है, तभी जाके कार्बोथर्मिक रिडक्शन होगा। ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर है, आपको उससे ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ सके। ठीक है, तो पहली जानकारी आपको मिल गई। अब सेकेंड जानकारी क्या देता है, ये मेटलोथर्मिक रिडक्शन के बारे में भी जानकारी देता है। ठीक है, अब ये मेटलोथर्मिक रिडक्शन हम कब बोलेंगे, जब आप किसी मेटल को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो। जब आप किसी मेटल को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो ना, तो उस रिडक्शन को बोलते हैं मेटलोथर्मिक रिडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को रिड्यूस, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस किया थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको मैं रिड्यूस किसके थ्रू कर रहा हूँ, कैल्शियम के थ्रू। तो ये रिएक्शन होगा, ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड इसके ऑक्सीजन को ले लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया,
रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, कैल्शियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, तो इलिंगम डायग्राम से हमको क्या पता चलता है कि कौन सा मेटल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप इलिंगम डायग्राम में समझिए। आप देखिए कि जो मेटल ऑक्साइड ना नीचे की ओर मिलता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड नीचे है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ना ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऊपर के ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन को अगर चॉइस दिया जाए, ऑक्सीजन को अगर चॉइस दिया जाए कि तुम कैल्शियम के पास जाना चाहोगे कि तुम आयरन के पास जाना चाहोगे, तो ये किसके पास जाएगा, कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसके पास जाएगा। तो डायग्राम में देखो सबसे नीचे कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो जो जो स्टेबिलिटी है किसके साथ ज़्यादा है, कैल्शियम के साथ ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा भाई, कैल्शियम के साथ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर उसको चॉइस दिया जाए, ऑक्सीजन को अगर चॉइस दिया जाए कि किस मेटल के पास जाओगे, तो वो क्या देखेगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो ऑक्साइड नीचे पाया जाता है इलिंगम डायग्राम में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन उसके साथ चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो भी मेटल नीचे पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है नीचे है, मैग्नीशियम नीचे है, एल्युमिनियम नीचे है, तो ये मेटल जो है ना ऊपर के ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है। ऊपर के ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जैसे मुझे मान लीजिए टाइटेनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कराना है, तो मैं एल्युमिनियम को, मैग्नीशियम को और कैल्शियम को, तीनों को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि एल्यूमिना का, मैग्नीज ऑक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी टाइटेनियम ऑक्साइड से ज़्यादा है। मतलब आप ऑक्सीजन को चॉइस दे रहे हो कि किसके पास आप जाओगे। ठीक है, तो ऊपर के जितने भी ऑक्साइड है ना, उसको नीचे वाले जो मेटल है ना उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो जब भी अगर आपको किसी चीज़ का मेटलोथर्मिक रिडक्शन करना पड़े, ठीक है, जनरली एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में कई सारे मेटल है जिसका हम मेटलोथर्मिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट है जिसका मेटलोथर्मिक रिडक्शन के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ पे अगर हमको डिसाइड करना पड़े कि किस मेटल को हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लें, तो आप इलिंगम डायग्राम में देखिए, जो ऑक्साइड नीचे है, जो मेटल नीचे है, उस मेटल को आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लो ऊपर के ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से आपको मिल जाती है। तीसरी जानकारी क्या मिलती है, स्टेबिलिटी के बारे में, कौन सा ऑक्साइड कितना स्टेबल है। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि जो ऑक्साइड नीचे पाया जाएगा ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड नीचे है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना ना बहुत मुश्किल है। कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका डेल का वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ऑक्सीजन को कैल्शियम से अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये इसको स्टेबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, तो जो भी ऑक्साइड ऊपर पाया जाएगा ना उसकी स्टेबिलिटी कम है, वहाँ से ऑक्सीजन करना आसान है, ऑक्सीजन को अलग करना आसान है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, आपका जो जो एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसका लाइन नीचे है, यहाँ पे है, Fe2O3 की लाइन ऊपर है। मतलब जो एल्यूमिना से Al2O3 से ना ऑक्सीजन अलग करना बहुत मुश्किल है, वहीं Fe2O3 है, इससे ऑक्सीजन अलग करना थोड़ा आसान है। इसलिए हम जो एल्यूमिना है उसका कार्बोथर्मिक रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिना का मुझे अगर प्रोडक्शन करना है तो मैं कार्बोथर्मिक रिडक्शन नहीं कर सकता एल्यूमिना का, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, वो कार्बन से जल्दी रिड्यूस नहीं होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। वहीं Fe2O3 कम स्टेबल है, तो इसका मैं कार्बोथर्मिक रिडक्शन बड़ी आसानी से कर देता हूँ, बहुत कम टेम्परेचर में हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जितना नीचे होगा ना उतना ज़्यादा वो ऑक्साइड स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसको रिड्यूस करना। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं कि कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई ऑक्साइड की लाइन देखो ऐसे जा रही है, कहीं पे ये लाइन जो है इसका स्लोप चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। कोई ऑक्साइड की लाइन ऐसे जा रही है, कभी कभी ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये जो सडन चेंज दिखाता है ना, इसको किंक बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन विथ किंक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्लोप इसका चेंज हो गया, इसको बोलेंगे किंक। तो ये स्लोप चेंज क्या करता है, किसी फेस ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, जैसे कि सीधा मैं इनकम डायग्राम में ले जाता हूँ आपको। जैसे इस डायग्राम में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे अचानक से सडन चेंज हो गया, स्लोप ये ऊपर की ओर थोड़ी जाने लग गई। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की देखो लाइन यहाँ पे गई, फिर इधर से थोड़ा सा ऊपर जाने लगी, मतलब स्लोप अचानक से चेंज हुआ। तो ये स्लोप चेंज क्या करता है, क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। मतलब हो सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से पहले वो सॉलिड रहा होगा, इसके बाद ये क्या है,
लिक्विड है, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है फेज ट्रांसफॉर्मेशन को। मतलब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर आपको मिलेगा ना, इस पॉइंट पर जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो देखो यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट को दिखा रहा है। मतलब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा ना वो कैल्शियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट है। देखो है ना, बॉइलिंग के कारण देखो क्या होता है, इधर ये लिक्विड था, इधर ये गैस में अचानक चेंज हो गया। तो जब गैस में अचानक चेंज हुआ तो डेल एस की वैल्यू अचानक से क्या हो गई, चेंज हो गई ना, बढ़ गई। एंट्रोपी चेंज की वैल्यू अचानक बढ़ गई, इसलिए कर्व ऊपर की ओर जाने लग गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एम लिखा है, मतलब ये मेल्टिंग को दिखा रहा है। मतलब इस पॉइंट ये क्या है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो सॉलिड से क्या बना होगा, लिक्विड बना होगा। तो देखिए जब सॉलिड से लिक्विड बना तो एंट्रोपी चेंज में उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये लाइन का स्लोप ज़्यादा चेंज नहीं हुआ इस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे अचानक से चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से गैस बना है, तो गैस की एंट्रोपी सडन चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए कर्व थोड़ा स्लोप ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी की जानकारी भी यहाँ से आपको मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पांचवी जानकारी और क्या मिलती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बताता है ये, CO2 और CO की स्टेबिलिटी को भी बताता है ये, ठीक है। अब देखो इलिंगम डायग्राम में आप ध्यान दो कि जो CO की लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है, और ये जो सीधी जा रही है ये लाइन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की लाइन है। तो ये दोनों को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप टेम्परेचर देख लीजिए, तो यहाँ पे मैंने अलग से बनाया है। ये CO की लाइन है और CO2 की लाइन है, वो आपस में एक दूसरे को किस टेम्परेचर में क्रॉस कर रही है, 723 डिग्री सेल्सियस में क्रॉस कर रही है, ठीक है। मतलब 723 के बाद देखिए CO का लाइन नीचे आ गया है, मतलब 723 के नीचे, मतलब ऊपर, सॉरी ऊपर 723 टेम्परेचर के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो CO का डेल जी कम है, CO का डेल जी ज़्यादा है। तो 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको क्या बनेगा, CO बनेगा, ठीक है। उससे कम टेम्परेचर में देखिए 723 के नीचे आप देखेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लाइन नीचे दिख रहा है और CO की लाइन ऊपर दिख रहा है। मतलब 723 टेम्परेचर के नीचे आपको क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मतलब जब आप किसी मेटल को रिड्यूस कराओगे कार्बन के थ्रू, तो अगर वो 723 के नीचे हो रहा है वो टेम्परेचर 723 के नीचे, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है। वैसे अगर वो टेम्परेचर 723, वो टेम्परेचर का 723 के ऊपर है, मतलब वो रिएक्शन 723 से ऊपर में हो रहा है, तो जब आप रिड्यूस कराओगे ना तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CO बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर के बेस में 723 के ऊपर CO स्टेबल है तो CO बनेगा, 723 के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है आपका, वो है पार्शियल प्रेशर के बारे में जानकारी। क्या, पार्शियल प्रेशर के बारे में जानकारी मिलती है। अभी पार्शियल प्रेशर के बारे में मैंने ना इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2, उसमें बहुत डिटेल से समझाया है कि वो पार्शियल प्रेशर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने वो बताया है, उसमें मैंने क्या बताया था कि डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, RT डेल जी का जो है रिलेशन होता है, डेल जी का रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, तो डेल जी इज इक्वल टू होता है -RT ln K, ठीक है। यहाँ पे K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए अब कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल ऑक्साइड जो है वो को हम रिड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए CO के थ्रू, तो ये क्या बन रहा है, मेटल प्लस CO2। मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए मैंने जिस पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO ये रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये जो रेशियो है वो क्या बताता है, इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ CO2 एंड CO, मतलब इस रिएक्शन के लिए क्या रेशियो है दोनों के बीच का, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ध्यान से सुनिए, अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, मतलब मेटल ऑक्साइड के अगर आपको रिड्यूस करना है, तो उस केस में आपको CO का अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये रूल तो पता होगा ना कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है ना वो कम होना चाहता है। जैसे अगर CO का अमाउंट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन करेगा, अगर CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो बैकवर्ड रिएक्शन करना चालू कर देगा, क्योंकि CO2 ज़्यादा है CO कम है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना तो आपको पता होगा कि CO की वैल्यू ज़्यादा होगी तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उसके लिए आपको दोनों का रेशियो पहले निकालना पड़ेगा कि मिनिमम इसका इक्विलिब्रियम रेशियो क्या है CO2 और CO का इस रिएक्शन के लिए। उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हो
कि आपको कितना CO रखना है अंदर, ठीक है, ये इसकी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। तो हर ऑक्साइड के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी जानकारी, ये जो 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 रेशियो है ना CO2 और CO की रेशियो, इसकी भी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, यहीं से मिलती है लिंगम डायग्राम से। कहाँ मिलती है, देखो इस तरफ नीचे की तरफ आप देखो ध्यान से, इस तरफ 3 लाइन दी हुई है, ये CO CO2 को लाइन दिया गया है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक पूरा जा रहा है ऐसे। ये पहला लाइन CO और CO2 का लाइन है, दूसरा लाइन H2 और H2O का लाइन है, ऐसे जा रही है देखो बीच से, ठीक है। तीसरी लाइन नीचे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की लाइन है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हर ऑक्साइड के लिए आप ना, हर ऑक्साइड के लिए, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड के लिए ही आप इसका जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है CO2 और CO का रेशियो आप निकाल सकते हो इसी डायग्राम से, ठीक है, है ना। या मान लीजिए यही जो मेटल ऑक्साइड जो है, यही जो मेटल ऑक्साइड है, मान लीजिए आपका इसका रिड्यूस करा रहे हो हाइड्रोजन के थ्रू, तो ये क्या बनता है, मेटल प्लस H2O। तो इस रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसका रेशियो मिलेगा। तो इसकी रेशियो को भी जानकारी दिया जाएगा, जानकारी आपको इसी इक्विलिब्रियम डायग्राम से मिलेगी, ठीक है। और तीसरी जानकारी क्या मिलती है कि मान लीजिए कोई मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, ये क्या बना रहा है 2MnO। तो इस रिएक्शन के लिए क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि प्रोडक्ट साइड कोई क्या है, जो प्रोडक्ट साइड है उधर कोई गैस नहीं है, तो उधर एक्टिविटी 1 हो जाएगी, रिएक्टेंट साइड एक गैस है, तो इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K = 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों जानकारी होनी चाहिए, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए Fe2O3 है, ठीक है, आयरन ओर है, तो इसमें इसके साथ, तो इस ओर का जो है ना कुछ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपके इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उसकी जानकारी कैसे निकालोगे, पहले आप ΔG की वैल्यू निकालोगे, इस Fe2O3 के लिए ΔG की वैल्यू निकालोगे, किस रिएक्शन से, किस इक्वेशन से, ΔH - TΔS से। यहाँ से आप क्या निकालोगे, भाई ΔG की वैल्यू निकालोगे। अब इस ΔG की वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे आप, -RT ln K, यहाँ पे आप K की वैल्यू रख दोगे, तो K की वैल्यू क्या आई, -RT ln K की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई, 1 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो अगर आप इसको अगर ऊपर ले जाओगे, PO2 को ऊपर ले जाओगे, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा RT ln पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ΔG की वैल्यू तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखी थी इक्वेशन से, पहले वाले इक्वेशन से। अब यहाँ पे आप ये निकाल लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसी इक्वेशन से निकाल लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, Fe2O3 का क्या मिल जाएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है, मैंने बताया था ना कि मान लीजिए Fe2O3 का और है, इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो इसको अगर आपको रिड्यूस कराना है ना, तो बाहर जो एनवायरनमेंट है इसके, इस हेमेटाइट ओर के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ना यहाँ के पार्शियल प्रेशर से कम रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ के पार्शियल प्रेशर से क्या रखना पड़ेगा, कम। तो बाहर का अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तभी यहाँ से ऑक्सीजन निकल के बाहर की ओर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती है कि फर्नेस के अंदर में कैसा कंडीशन होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन का आपको पार्शियल प्रेशर रखना है, तो पार्शियल प्रेशर आपको कम रखना पड़ेगा ताकि और से ऑक्सीजन बाहर आ सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप ΔG कैलकुलेट करो, फिर ये इक्वेशन लगाओ RT ln K, फिर वहाँ से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू निकालो। इसकी जानकारी आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी डायग्राम में ही, इसी लिंगम डायग्राम में ही, है ना, इसी लिंगम डायग्राम में ही आपको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू। वो देखो वो कैसे मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लाइन है ना, जैसे CO और CO2 की लाइन है, जैसे ये देखो, ये जो लाइन जा रही है ना ब्लैक कलर में जो लाइन है, वो किस चीज़ की लाइन है, ये आपका ना ये वाले रिएक्शन का लाइन है, 2 कैल्शियम, सॉरी, ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है वो किसकी लाइन है, ये मान लीजिए 2 मोल ऑफ कैल्शियम बोलता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, और ये क्या बना रहा है, 2CO2 बना रहा है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, इसका लाइन क्या है, ये ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, देखो ये ऐसे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और जब ऑक्सीजन रिएक्शन किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड बार बार बोल देता हूँ, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये वाले
जो लाइन क्या है ऐसे ऊपर की ओर जा रही है। अब ये यहाँ पे ना पॉइंट को यहाँ पे कट कर रही है, देखो डेल जी को कहाँ पे कट करी, इंटरसेप्ट यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस डेल जी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के लिए भी ले जाएं, जैसे यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये जो लिंकअप डायग्राम बना है वो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए बना है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इस टेम्परेचर को मैं एब्सोल्यूट जीरो के लिए भी पीछे वो कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ मैं, है ना। मतलब आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो तक जाता है, -273 तक टेम्परेचर जाता है। तो मैंने इस कर्व इस ग्राफ को क्या किया, मैंने पीछे प्लॉट कर दिया, कहाँ तक ले गया, एब्सोल्यूट जीरो तक, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर तक ले गया। आप इसको ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट ज़ीरो तक ले जाओगे ना, एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाओगे तो वहाँ पे डेल जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, एब्सोल्यूट जीरो में जाकर नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाओगे, उसके बाद आप क्या कर लोगे, ये जो लाइन है ना CO2 की लाइन है, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर दो एब्सोल्यूट जीरो तक, आपको तो ये पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट, है ना, ठीक है। ये सी पॉइंट किसको बता रहा है, ये सी पॉइंट बताता है CO और CO2 के रेशियो को बता रहा है, ये सी पॉइंट है ना। वैसे ही क्या करो आप, जो हाइड्रोजन वाला जो रिएक्शन है, ये आपका हाइड्रोजन वाला जो रिएक्शन है ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला रिएक्शन 2H2 + O2 = ये क्या बन रहा है, 2H2O, ठीक है। तो इस रिएक्शन से आपको क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, है ना। इसकी जानकारी आपको लेनी है ना। तो ये वाला जो लाइन है, H2 वाला जो लाइन है, उसको भी आप पीछे एक्सटेंड कर दो, कहाँ तक एक्सटेंड कर दो आप इसको, कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया मैंने, एब्सोल्यूट जीरो तक एक्सटेंड कर दिया। तो मुझे H पॉइंट मिल गया। ये जो H पॉइंट है वो किसको बता रहा है, H2 और H2O के पार्शियल प्रेशर के इक्विलिब्रियम रेशियो को बता रहा है। और C क्या बता रहा है, CO और CO2 के रेशियो को बता रहा है, ठीक है। एक और है ऑक्सीजन वाला भी पॉइंट है। ऑक्सीजन वाले पॉइंट को भी आपको ऊपर से यहाँ पे कहीं पे ऑक्सीजन का पॉइंट लेना है, वहाँ पे भी आपको यहाँ पे कहीं पे O2 का पॉइंट मिलेगा, ऑक्सीजन का पॉइंट। ये आपको क्या बताएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के 0 पॉइंट को बताएगा। अब इसका देखो इम्पोर्टेंस क्या है ना। आपको 3 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, आपको 3 पॉइंट मिल जाएगा, एक C पॉइंट, एक H पॉइंट और एक O पॉइंट। सॉरी, O पॉइंट यहाँ पे है, O पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी ऑक्साइड के लिए अगर आपको इक्विलिब्रियम रेशियो निकालना है, किसका, C और CO2 का। जैसे मान लीजिए एलुमिना है, ये एलुमिना है, इसके किसी भी टेम्परेचर में अगर आपको CO और CO2 का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करो, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1600 डिग्री सेल्सियस के लिए इक्विलिब्रियम रेशियो निकालूंगा। 1600 डिग्री सेल्सियस में जब रिएक्शन होगा, मतलब 1600 डिग्री सेल्सियस में अगर आपको इक्विलिब्रियम रेशियो निकालना है किसी भी चीज़ का, है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो सी का लाइन है ना, ये सी का लाइन है, इसको आप क्या करोगे, इस पॉइंट से लेते हुए ऐसे जोड़ोगे, ऐसे। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इधर की ओर, ठीक है, ये पहले पॉइंट पे जहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे जो CO ये रेशियो जो होगा ना, वो उसका इक्विलिब्रियम रेशियो को बताएगा। जैसे यहाँ पे आपका 10⁻7 का रेशियो आ रहा है, 10⁻7 का, मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और CO2 का रेशियो कितना बन रहा है, 10⁻7 है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आपको H2 और H2 का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है ना, किस भी टेम्परेचर में निकालना है, मान लीजिए 1600 में निकालना है, तो ये 1600 पॉइंट है यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट मिला H पॉइंट, और ये दूसरा ये पॉइंट मिला उस टेम्परेचर पे। तो आप इसको ऐसे जोड़ दो, जोड़ के इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे आपको रेशियो मिल जाएगा H2 और H2O का, ठीक है। अब मान लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है उस ऑक्साइड के लिए, किसी भी टेम्परेचर में निकालना है, जैसे मान लीजिए 2000 डिग्री सेल्सियस में निकालना है मुझे, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट पे निकालना है, और ऑक्सीजन का पॉइंट यहाँ पे है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पॉइंट, और ये पॉइंट 2000 पे ये है। तो इन दोनों को पॉइंट कैसे जोड़ दीजिए, तो ये जहाँ पे कट करेगा ना, यहाँ पे देखो 10⁻⁻12, ठीक है। तो एलुमिना के लिए जो Al2O3 है, उसके लिए 2000 डिग्री सेल्सियस में उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये होगा 10⁻12, ठीक है। ये हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने
ये इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ कि CO और CO2 का रेशियो किसको बता रहे। देखो मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम था, वो मान लीजिए रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड से और ये क्या बना लिया Al2O3 प्लस CO बना लिया मान लो, है ना। अभी ये जो रिएक्शन है अभी ये रिएक्शन मान लीजिए हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वो नहीं किया, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया बट रिएक्शन को समझ लिए। एल्यूमिनियम मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और Al2O3 और CO बनाया, ठीक है। या इसको मैं उल्टा भी ले सकता हूँ कि जो Al2O3 है वो मैंने इसको CO के साथ रिएक्शन कराया और ये क्या बना एल्यूमिनियम प्लस CO2 बना। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो ये जो इक्विलिब्रियम रेशियो जो है ना, ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आपको इस रिएक्शन के ये जो रेशियो है दोनों का, CO2 और CO का जो रेशियो है वो आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप क्या करो, ये जो C पॉइंट है ना, किसी भी टेम्परेचर में जहाँ पे भी आपको रेशियो कैलकुलेट करना होगा ना, जैसे 1600 में करना है तो आप क्या करो, 1600 टेम्परेचर में एक पॉइंट ले लो इस लाइन पे Al2O3 के पॉइंट पे, तो ये एक पॉइंट मिला और दूसरा C का पॉइंट मिला, आप दोनों को जोड़ दो। तो जहाँ पे ये पॉइंट आएगा वहाँ पे आप CO CO2 का रेशियो देख लो, H2H2O का रेशियो भी देख सकते हो। ये अगर यहाँ से करोगे तो H2H2O का रेशियो मिलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन से करोगे तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप क्या करोगे, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू आई फर्नेस में भी आप पार्शियल प्रेशर उससे कम रखोगे। जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आएगी ना ऑक्सीजन की, तो फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उससे कम रखोगे, तभी जाकर क्या हो पाएगा, वो रिड्यूस हो पाएगा। तो पार्शियल प्रेशर की भी वैल्यू आपको इसी डायग्राम से मिल जा रही है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी हमको इलिंगम डायग्राम से मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या क्या है, इलिंगम डायग्राम की क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि ये फ्री एनर्जी डायग्राम जो है केवल इन्फॉर्मेशन देते हैं प्योर सब्सटेंस के लिए। प्योर सब्सटेंस जैसे कि एलुमिना के लिए दे रहे खाली है, जबकि अगर आप एल्यूमिनियम का और अगर देखोगे आप तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट और भी होते हैं, गंदगी होती है इसमें, एफियो होगा, है ना, और भी एलिमेंट होगा। हेमेटाइट के ओर में भी बहुत सारे गैंग होते हैं, जो SiO2 होता है, एमिनो होता है, तो उसकी जानकारी जनरली देता नहीं है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस एक्चुअली में रियली में प्योर सब्सटेंस एनवायरनमेंट में बहुत कम मिलता है, जबकि इलिंगम डायग्राम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब कोई चीज़ को आप सॉल्यूशन में डाल देते हो, जैसे मान लीजिए आयरन ऑक्साइड है, इसको मान लीजिए एसिड के अंदर घोल दिया, तो इसकी जो फ्री एनर्जी डेटा है वो पूरी चेंज हो जाती है। इसका फ्री एनर्जी चेंज है, एंथैल्पी एंट्रोपी सब चेंज हो जाएगा, तो उसकी जानकारी नहीं देता है, सॉल्यूशन की जानकारी नहीं देता है। जैसे स्लैग बन रहा है, स्लैग के अंदर बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, तो वहाँ पे उसका फ्री एनर्जी चेंज हो जाता है, तो उसकी जानकारी इलिंगम डायग्राम से आपको नहीं मिलती है। तीसरा इसका क्या है, लिमिटेशन है कि इलिंगम डायग्राम जो है ना, बीच में जो बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं उसकी जानकारी नहीं देता। जैसे आपको पता है कि जो आपका जो ओर है, हेमेटाइट ओर है, Fe2O3 जो ओर है वो डायरेक्टली Fe2O3 से डायरेक्टली आयरन में कन्वर्ट नहीं होता, बीच में बहुत सारे और ऑक्साइड बनते हैं, तो Fe2O3 से Fe3O4 बनता है, फिर FeO बनता है, फिर Fe बनता है। तो इलिंगम डायग्राम इसकी जानकारी नहीं देता कि इंटरमीडिएट कौन कौन से और प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है। और चौथा है कि इलिंगम डायग्राम आपका रिएक्शन रेट को भी नहीं बताता। मतलब इलिंगम डायग्राम मतलब ये बताता है कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये बताता है, बट रिएक्शन रेट को नहीं बताता कि वो रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, ठीक है। जबकि रिएक्शन रेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंडस्ट्री के केस में, क्योंकि वहाँ पर हमको तो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, मतलब वहाँ पर काइनेटिक्स की जानकारी हमको होनी चाहिए, रिएक्शन रेट को कैसे बढ़ाना है इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, इसकी जानकारी इलिंगम डायग्राम नहीं देता है, ठीक है। तो ये सारी इसके लिमिटेशन हो गए, ओके। तो ये हो गई पूरी जानकारी आपकी इलिंगम डायग्राम की शुरू से लेकर आखिरी तक, ओके। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।